नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नगरों की आंतरिक संरचना के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपका जो है गिव द ब्रीफ डिस्कशन ऑन वेरियस थियरीज रिगार्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज। आंतरिक संरचना के संदर्भ में कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सबसे पहले आंतरिक संरचना, नगरों की आंतरिक संरचना से क्या समझते हैं आप, उसकी एक लाइन परिभाषा, उसका कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज़। तो एक लाइन परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। और नगरों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। उसमें 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण है आपका। एक सेकेंडरी वलय सिद्धांत जो बर्गेस के द्वारा दिया गया आपका 1923 के आसपास, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। फिर आपका होमर हाइट का खंड सिद्धांत है, सेक्टर थ्योरी है। फिर मल्टी सेक्टर थ्योरी दी गई आपकी जो है बहुनाभिकीय सिद्धांत। और फिर बहुनाभिकीय और सेक्टर थ्योरी को मिला करके गैरिसन ने, या सेकेंडरी वलय को सेक्टर को मिला करके गैरिसन ने जो है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये 4 सिद्धांतों का यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो उनका संक्षिप्त विवरण देना है कि वो कहते क्या है, और उसकी 1-2 लाइन आलोचनाएं हैं तो उसको आलोचना को भी दे देना है। हालांकि आलोचनात्मक नहीं लिखा है, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल के साथ उसको इंटरलिंक कर रहे हैं नगरों के साथ कि मुख्य रूप से कुछ कुछ विशेषताएं कौन कौन से नगरों में किस सिद्धांत की कहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तब आपके मार्क्स बढ़ पाएंगे। सिंपल सिद्धांतों का नाम लेकर के लिख देंगे तो हो सकता है एवरेज मार्क्स ही मिले, लेकिन 1-2 सिटीज़ का एग्जाम्पल देते हुए सिटीज़ के साथ लिंक करके उन सिद्धांतों को लिखेंगे, चाहे भारत की सिटी ही क्यों ना हो, तो आपको थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो देखते हैं इस सिद्धांत क्वेश्चन को जो हम लोग जो है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डिफाइन किया है नगरीय आकार की या नगरों की आंतरिक संरचना। मॉर्फोलॉजी भी पूछेगा तो आंतरिक संरचना के बारे में बताना है। अर्बन मॉर्फोलॉजी यदि वर्ड यूज करता है, अर्बन मॉर्फोलॉजी, तो नगरों की मॉर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पे नगरों की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब है यहाँ पे नगर की भौतिक विशेषताएं क्या है, फिजिकल फीचर्स क्या है। फिजिकल का मतलब कि कितने क्षेत्र में फैला है, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें मिलती है, बिल्डिंग्स कैसे, सड़कें कैसी है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा फंक्शनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक संरचना, कि कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। इन दोनों का जो है विश्लेषण किया जाता है आंतरिक संरचना के अंतर्गत। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखा हुआ है मैंने, नगरीय आकारिकी के अंतर्गत अंतः नगरीय तंत्र तथा आंतरिक स्थानात्मक कार्यात्मक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके की लैंग्वेज के साथ आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलना ही है। थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, अर्थात इसमें नगर के भीतर की विशेषताओं का भौतिक एवं कार्यात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक नगर अपने आप में विशिष्ट होता है, परंतु नगरों की आंतरिक संरचना की कुछ निश्चित प्रवृत्तियाँ भी होती है। तो ये इस तरीके से आपको अच्छी भूमिका बना करके लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। कई विद्वानों ने आंतरिक संरचना को अध्ययन किया, सैद्धांतिक रूप प्रदान करने की कोशिश की। उनमें से हम लोग 4 का मैंने अभी देखेंगे कहा। सबसे पहला सेकेंडरी वलय सिद्धांत, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। आपका जो है इसका इंग्लिश हो जाएगा कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। तो ये ई बर्गेस के द्वारा दिया गया, अमेरिकन समाजशास्त्री थे, प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने ये बताया कि कोई भी नगर जो है वलयाकार रूप से, कंसेंट्रिक जोन मतलब एक सेंटर के चारों ओर, जिसको उसने सीबीडी का 5 पेटियों में 5 अलग अलग कार्य देखे जा सकते हैं। सबसे पहला बीच वाला सीबीडी हो गया, मान लिया 1 नंबर इसको हम लोग दे देते हैं। तो 1 नंबर आपका सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मुख्य जो, फिर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 4 और 5 नगरों की पेटियां मिलती है और 5 नगरों की पेटियों में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। तो 5 में क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो बस याद रखना है। तो ये कार्य में आपका सबसे पहला एक ये है आपका सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहते हैं हम लोग। इसका भी शॉर्ट नोट्स अलग से दे देता है। तो ये किसी भी नगर का मुख्य केंद्रीय भाग होता है, जहाँ पर आपकी जो है
जब इनकी डिटेल विशेषताएं पढ़ेंगे तो सीबीडी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो कम शब्दों में लिख करके सिर्फ थ्योरी के बारे में बता करके आगे निकलना है। सीबीडी का मतलब केंद्रीय व्यापार, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का मतलब समझ गए होंगे, मुख्य व्यापारिक केंद्र हो गया। किसी भी नगर का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र हर नगर में होता है। ये दिल्ली की बात पड़े तो कनॉट प्लेस हो गया आपका जो। उसी प्रकार इलाहाबाद जाएंगे या वाराणसी जाएंगे या किसी पटना जाएंगे या फिर आपका साउथ में कहीं भी जाएंगे तो हर एक नगर का कोई एक मेन मार्केट होता है, चाहे उसको हम लोग गोल बाज़ार बोल देते हैं। कई जगह पे 90% शहरों में भारत में बात करें तो गोल बाज़ार कहा जाता है, राइट। तो एक सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में हो गया। और फिर उसके चारों ओर जो है अन्य दूसरे कार्यों का क्या मिलता है, संकेंद्रण मिलता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, सेकेंडरी जोन थ्योरी कहता है। सेकंड क्या कहता है, थोक पैमाने पर हल्के निर्माण उद्योग। थोक पैमाने पर मतलब आपके जो है, थोक का मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, एक तो रिटेल होता है फुटकर, एक होता है आपका होलसेल। तो होलसेल पर यहाँ पर जो है हल्के निर्माण उद्योग होते हैं, लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। सेकंड में ये बर्गेस ने बताया, तो पहला सीबीडी हो गया, दूसरे पे उसने हल्के निर्माण उद्योग होलसेल के रूप में होता है, तीसरे पे निम्न रिहायशी श्रेणी होती है, लो ग्रेड या लोअर क्लास रेसिडेंशियल एरिया होता है। फोर्थ में उसने बताया मध्यम श्रेणी, मिडिल क्लास। और उसके बाद उसने लास्ट में बताया पांचवे में जो है आपका उच्च श्रेणी का निवास स्थान बताया था। और एक जरूरी नहीं है कि वहाँ पे उसका देखा जाए, यहाँ पे अभिगमन कर्ता पेटी, पांचवा जो है आपका जो है अभिगमन कर्ता पेटी बताया उसने जो है। अभिगमन कर्ता का मतलब जहाँ कम्यूटर्स जोन कहा जाता है, कम्यूटर्स जोन। तो यहाँ से नगरों की ओर लोग दिन में जाते हैं काम करने के लिए और रात में आकर के फिर से वापस आ जाते हैं। तो नगर का जो बाहरी क्षेत्र है उसको हम लोग कम्यूटर्स जोन कहते हैं, अभिगमन पेटी कहते हैं, जहाँ से दिन में श्रमिक या अन्य चाहे वह सेवा सेक्टर में काम करने वाले हो या कहीं से हो, जिनके पास परिवहन सुविधाएं होती है, वह क्या करते हैं नगरों के अंदर कार्य करने जाते हैं और रात को फिर से वापस लौट आ जाते हैं। तो उसको सैन गृह भी कहा जाता है। तो ये 5 पेटियां बताई है। 5 पेटियों के लिए मैंने एक अलग से डायग्राम लिया, इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये वाला है। तो आपका सेंटर बिजनेस जोन ऑफ ट्रांजिशन, जो दूसरा वाला जो होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र का मतलब जहाँ पे कुछ कार्य भी मिलेंगे और लोगों का निवास भी मिलेगा। फिर जोन ऑफ वर्किंग मेन होम, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसका थर्ड में आपका इन्होंने लिया हुआ है, और फोर्थ में रेसिडेंशियल जोन लिया है, और पांचवा जो है कम्यूटर्स जोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला हो गया आपका सीबीडी, दूसरा हो गया आपका जो है ट्रांजिशन जोन संक्रमण क्षेत्र, दूसरा क्या आपका जो है संक्रमण क्षेत्र है ट्रांजिशन जोन, जिसमें कुछ कार्य भी किए जाते हैं और वहाँ पे जो श्रमिक आदि का निवास, कुछ लोगों का निवास। ट्रांजिशन मतलब पहले की सीमा खत्म हो गई, दूसरे का प्रारंभ होता है। तीसरे में आपका जोन ऑफ वर्किंग मेन होम्स, जो श्रमिक वगैरह होते हैं कार्य करते हैं उनके लिए तीसरा पेटी निर्धारित किया। चौथे में रेसिडेंशियल जोन रहने वाले लोगों के लिए, और लास्ट वाला कम्यूटर्स जोन जो मैंने बताया दिन के समय नगर जाते हैं और रात के समय फिर से क्या होते हैं आपके जो वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से बाहर नगर के विकास के साथ साथ ये पेटियां बाहर की ओर खिसकती जाती है, और बर्गेस के अनुसार प्रत्येक पेटी में एक विशेष प्रकार का भूमि उपयोग, मतलब वहाँ पे विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ये आपको 5 सेकेंडरी वाला पेटी याद रखना है। क्रिटिसिज्म इसका हिंदी में एक जगह नहीं मिला, तो इंग्लिश में क्रिटिसिज्म यही है कि इन्होंने, क्रिटिसिज्म में यदि देखा जाए तो इन्होंने जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, रिलीफ्स, अब जैसे मान लेते मुंबई की बात करें तो मुंबई तो तट पर है, तो इसकी सेकेंडरी पेटियां कैसे बनेंगी, इधर तो आपका बढ़ ही नहीं सकता, तो इधर आपका जलीय क्षेत्र है। यदि मान लेते कोई नगर यहाँ पर बस एक पर्वत है और कोई नगर यहाँ पे बसा हुआ है, कोई नगर है यहाँ पे, तो इसकी सेकेंडरी पेटियां बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि इधर आपका माउंटेन है। तो इन्होंने जो है इस तरीके से उच्चावच, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सभी को ध्यान में नहीं रखा है। जलीय क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, लोकेशन क्या है उसकी, तटीय क्षेत्र है तो डेफिनेटली तट की ओर, इधर तो बढ़ेगा ही नहीं, इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा है।
और वर्तमान में नो डाउट कुछ क्षेत्र सेकेंडरी वलय पेटी के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नगरों का जो विकास है, संरचना है, वह रोड के सहारे सड़क के साथ साथ ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरीके से कुछ आलोचना की गई यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे लिखा है लोकल टोपोग्राफिकल फीचर्स को उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ लोकल टोपोग्राफिकल फीचर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज। तो यहाँ पे उन्होंने जो है जो टोपोग्राफिकल फीचर्स का मतलब वही पर्वत, पठार, मैदान, तटीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, इन सब बातों को, झील है, तालाब है, इन सब बातों को, नदी है, इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा है। एक सामान्य दे दिया कि नगर का विकास एक केंद्र के चारों ओर क्या होगा आपका जो है फैलते जाएगा। तो इस तरीके से पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है, लेकिन एक दो पेटियां जो है हर एक छोटे बड़े नगर में देखी जाती है। आई बात समझ में? ठीक है। वॉज नॉट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ होलसेलिंग के लिए भी यह उतना अधिक फुलफिल नहीं करता कि होलसेल अधिकांशतः क्या होते हैं आपके नगर से दूर या सड़कों के किनारे होलसेल के जो शॉप्स होती है, होलसेल के जो कार्य होते हैं मुख्यतः सड़कों के किनारे, रेलों के किनारे, जहाँ पे परिवहन उनका आसानी से हो सके, या शहर से दूर जाकर के गोदाम वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे सेकेंडरी वलय सिद्धांत में लागू नहीं होता है। हेवी इंडस्ट्रियल एरियाज भी नगर से दूर बाहर की ओर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हेवी इंडस्ट्रीज आदि के संदर्भ में भी यह सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता है। तो 2-3 पॉइंट ले सकते हैं। टोपोग्राफिकल फीचर्स को ध्यान नहीं दिया, हेवी इंडस्ट्रीज, होलसेल गुड्स, इनके लिए यह सिद्धांत क्या होता है पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो सेकेंडरी वलय सिद्धांत का एक यहाँ पे क्या हो जाएगा विश्लेषण। सेकंड हमारा है होमर हैट डेवी ने, एक पर्टिकुलर डेवी थे, इन्होंने जो है सेकेंडरी वलय सिद्धांत की आलोचना की है ज़्यादा, तो 4-5 पॉइंट लिए हुए। तो ये अलग से वही पॉइंट है आपका, उन्होंने भी इंडस्ट्रियल यूनिट, सीबीडी साइज इरेगुलर, सीबीडी का जो साइज है वह ज़रूरी नहीं कि वृत्ताकारी हो, सीबीडी का जो साइज है वह इरेगुलर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर मिलता है, न कि सर्कुलर मिलता है। ये डेवी ने अध्ययन करके बताया, आयताकार मिलता है न कि सर्कुलर मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो ये उन्होंने जो है एरिया ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एक्सटेंडिंग रेडियली अलॉन्ग स्ट्रीट्स फ्रॉम सीबीडी, जैसे मैंने बताया कि मुख्य रूप से जो कार्यों का जो संकेंद्रण है, सीबीडी यदि मान लेते यहाँ पर है, तो कार्यों का जो संकेंद्रण है सड़कों के साथ साथ मिलता है। ये आपकी रोड्स है, तो ये बाहर की ओर रेडिएट होते हैं सड़कों आदि के साथ साथ, न कि उसके चारों ओर सामान्यतः नहीं मिलते हैं। तो ये इसकी आलोचना की गई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स लाइंग अलॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, रेल, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इंडस्ट्री मिलते हैं। लो ग्रेड हाउसिंग नियर इंडस्ट्रियल मिलता है, लो ग्रेड हाउसिंग जो इंडस्ट्री एरियल के आसपास ही मिलता है, वहीं पर कार्य करते हैं, वहीं पर आसपास रहते हैं। ये देखा गया इन ट्रांसपोर्शनल एरियाज मिलता है। फाइनली कंसेंट्रिक जोनिंग लैकिंग यूनिवर्सल पैटर्न, अब सभी जगह यह लागू है, ज़रूरी नहीं है सभी जगह कंसेंट्रिक, एक दो शहर मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिद्धांत सिंपल सा सिद्धांत था। सेकेंडरी वलय सिद्धांत है क्या, 5 पेटियां बता देना है। पहला सीबीडी, दूसरा ट्रांजिशन जोन, तीसरा आपका जो है लो क्लास श्रमिक एरिया वाला रेसिडेंशियल, और फोर्थ आपका रेसिडेंशियल, एंड 5th वन इज द कम्यूटर जोन, अभिगमन पेटी। तो आप लोग के पास कंटेंट होगा, नहीं होगा तो यहाँ से ले सके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्टर थ्योरी। तो सेक्टर थ्योरी में यहाँ पे मुख्य रूप से ये बताया गया है, सेक्टर थ्योरी में क्या बताया गया कि जो सिटी का विस्तार है, नगर का जो विस्तार है, वह सीबीडी के साथ साथ विभिन्न खंडों में होता है, सड़कों के साथ साथ जो है, और अलग अलग खंडों में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इसमें भी 3-4 खंड बताया गया है, तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये आपके खंड है, और एक इस तरीके से सिटी का ये विस्तार मुख्य रूप से सड़कों के साथ साथ मिलता है, तो कई सारे खंड बन जाते हैं। जैसे पहला खंड उसने लिया आपका जो है सीबीडी, तो वही है आपका पहला खंड। दूसरा फिर आपका होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, 2 नंबर जो लिया हुआ है सीबीडी के आसपास, ये वाला 2 नंबर है आपका। ये 2 नंबर आपका जो लिया हुआ है वह क्या है आपका जो है होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब होलसेल का मतलब थोक व्यापार और हल्के निर्माण के काम होते हैं जस्ट सीबीडी के सड़क, यदि इधर सड़कें जाए तो सड़कों के साथ साथ। तो ये हो गया। तीसरा आपका जो है
तीसरा नंबर क्या है आपका, लो क्लास रेसिडेंशियल। अब यहाँ पे चूंकि हैवी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, होलसेल डीलिंग हो रहा है, तो इनके लिए श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो श्रमिक डेफिनेटली यहाँ पे होलसेल मार्केट में और लाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो श्रमिक कार्य करेंगे वह उसके आसपास से निवास मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसके आसपास उसने क्या लिया, होलसेल में काम करने वाले श्रमिकों का निवास ले लिया है, लो क्लास रेसिडेंशियल ले लिया है। उसके बाद मिडिल क्लास रेसिडेंशियल, उसके बाद मिडिल क्लास, और ठीक है ये भी आपका लो क्लास है, येलो कलर वाला, और फिर ये ब्लू कलर वाला आपका ये है आपका जो है मिडिल क्लास। और हाई क्लास का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो हाई क्लास वाले आपका जो एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में जहाँ से आवागमन की सुविधा अच्छे सड़कें वड़कें डेवलप होती है, तो हाई क्लास एक अलग से कॉलोनी के रूप में जो वहाँ पे विकसित दिखाई दे सकते हैं। ये होमर हैट का खंड सिद्धांत कहा जाता है। तो इस तरीके से एक नगर का अध्ययन किया गया। तो इस नगर में सेक्टर एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। बिजनेस हो गया बीच वाले में, जरूरी नहीं कि वृत्ताकार हो, लेकिन बिजनेस की एक अलग पेटी मिल रही है यहाँ पे, और साथ ही इधर भी पेटी मिल रही है अलग से, तो मल्टी सेक्टर में आ जाएगा। वैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए में, मुख्य सिटी से बाहर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में एक अलग से विकास हो गया। लो रेसिडेंशियल, लो वैल्यू वाला हो गया आपका जो है, और रेसिडेंशियल मीडियम क्लास ये दिख रहा है मीडियम क्लास, और हाई क्लास आपका जो है बाहर की ओर कहीं दिखाई देगा, ये वाला है बाहर की ओर, ये ठीक है हाई क्लास वगैरह ये बाहर की ओर कहीं मिलेंगे आपके। तो इस तरीके से तो खंड सिद्धांत में इसकी भी आलोचना वही है। खंड सिद्धांत की विधि आलोचना पर हम लोग जाए तो खंड सिद्धांत की आलोचना भी यदि करते हैं तो खंड सिद्धांत की आलोचना के भी पहला पॉइंट तो वही टोपोग्राफिकल को इसने भी ध्यान नहीं दिया, नदी तालाब पर्वत पठार टोपोग्राफी की उसने भी ध्यान नहीं दिया। एक आलोचना ये मिलेगी इसकी जो है कि उच्चावाच तटीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, ठीक है प्लेन एरिया है या फिर आपका पर्वतीय एरिया है, तो सबके नगरों की संरचना क्या मिलेगी वहाँ पे अलग अलग मिल सकती है। तो इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये एक पॉइंट आलोचना का यहाँ पे इनका भी देखा जाता है। फिर आपका बहुनाभिकीय सिद्धांत में उसने कहा कि एक से अधिक नाभिक होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही नाभिक हो, कई सारे नाभिक केंद्र हो सकते हैं और उसके चारों ओर फिर कई सारे अलग अलग कार्य विकसित हो सकते हैं। हैरिस उलमेन ने दिया था सिद्धांत जो है, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी बड़े नगर में भूमि प्रतिरूप का विकास एकल केंद्र के बजाय कई पृथक नाभीय केंद्रों के चारों ओर होता है। जैसे यहाँ पे सीबीडी तो एक हो गया, तो इस तरीके से कई सारे नाभिक हो सकते हैं, जहाँ से एक सीबीडी है उसके चारों ओर इस तरीके से श्रमिक, फिर से दो आपका होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग है, लो क्लास रेसिडेंशियल 3 वाला है, मिडिल क्लास 4 वाला है, हाई क्लास 5 वाला है। फिर ये अलग अलग क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल सबर्ब 9 वाला नंबर, एक अलग से इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, रेसिडेंशियल अलग से एरिया हो सकता है कॉलोनी के रूप में जो है। फिर आपका जो है आउटलाइन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अलग से हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे अलग से बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और हैवी मैन्युफैक्चरिंग एक अलग से 6 नंबर इधर आपका अलग थलग होता है। तो इस तरीके से कई सारे क्या हो सकते हैं आपके जो है नाभिक हो सकते हैं, जिसके चारों ओर इस तरीके की स्थिति मिल सकती है, तो मल्टी नाभिक कहा जाता है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। गैरिसन ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, उन्होंने जो है तीनों को मिला दिया। कुछ सकेंद्रीय पेटियाँ मिलेंगी, कुछ खंड के रूप में मिलेंगी, और फिर किसी नगर के अलग अलग नाभिक के रूप में भी मिल सकती है। तो इसको मिला करके संयुक्त वृद्धि सिद्धांत के रूप में उसने यह सिद्धांत दिया हुआ है। तो वर्तमान आर्थिक तकनीकी विकास के साथ साथ देखेंगे तो गैरिसन का जो सिद्धांत है ज़्यादा अप्रोप्रिएट नज़र आता है। इवन हम लोग वहाँ पे ये आलोचना उधर भी डाल सकते हो, क्या नाम है, होमर हैट में भी डाल सकते हो, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पे ध्यान। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास एक अलग धर्म के मुस्लिम धर्म के लोगों का वहाँ पे संकेंद्रण मिलेगा, बिहारी कॉलोनी अलग मिलेगी, बंगाली कॉलोनी अलग मिलेगी। तो इस तरीके सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव भी पड़ता है जो है नगरों के आंतरिक संरचना के संदर्भ में, जिनको न तो वर्गेस ने ध्यान दिया न ही आपका होमर हैट ने। तो इन्होंने जो इसके आधार पर सभी को मिला करके एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सभी फैक्टर्स सभी शहरों में क्या होते हैं, मोर और लेस अवेलेबल होते हैं, तो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत कहा जाता है। तो ये एक सिद्धांत था आपका जो है, कौन सा सिद्धांत था, नगरों के आंतरिक संरचना के संदर्भ में सिद्धांत पूछता है, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है नगरों के आंतरिक संरचना के संदर्भ में।
तो इसको याद करके अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं।